हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजमेरदीन एंड वेलकम टू माय चैनल एनालाइज विद अजमेरदीन। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे और कुछ सजेस्टेड आंसर्स डिस्कस करेंगे। किसके? यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2019 एग्ज़ाम ईयर के कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पेपर नंबर 1। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग जो एग्ज़ाम पेपर है। 250 मार्क्स यहाँ पे होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, थ्योरी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, और इस पेपर में 2019 के पेपर में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आए हैं और कितने कितने मार्क्स के पूछे गए हैं। इससे पहले हम वो बात करें, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। 2019 से पहले मैंने डिस्कस किया था 2 साल पहले 2017 का पेपर, और 1 साल पहले मैंने डिस्कस किया था 2018 का पेपर। दोनों में काफ़ी अच्छे आपका रिस्पांस आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे, क्वेरी पूछे, और मैंने कोशिश करी कि मैं आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज़ को डिस्कस कर सकूं और आपको आंसर कर सकूं। साथ में मैंने सजेस्टेड आंसर्स भी 2017 के और 2018 के अपने ब्लॉग में डाले थे, और ब्लॉग में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। काफ़ी सारी क्वेरीज़ थी जो कि मैंने रिजॉल्व करने की कोशिश करी। इन सब के लिए थैंक यू। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं 2019 के पेपर में, इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आया, तो ज़रूर आप 2017 और 2018 के भी पेपर का डिस्कशन आप ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के ये पेपर हैं, ये काफ़ी स्कोरिंग है और आपको एक एज दे सकते हैं यूपीएससी में। मार्क्स में, मेंस में आपको काफ़ी अच्छा एज दे सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड ग्रेजुएशन का रहा है कॉमर्स में। अगर आपका बैकग्राउंड 12th में भी आपका कॉमर्स फील्ड रहा है और ग्रेजुएशन भी आपने कॉमर्स से करी है, तो कहीं ना कहीं आपको एक एज मिलेगा इस पेपर को अच्छे से क्लियर करने में। सबसे पहले बात करते हैं 2019 के एग्ज़ाम पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने स्टडी करना ज़रूरी है इस पेपर को देने के लिए। तो इस पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने 5 चीज़ें, 5 सब्जेक्ट्स की बुक्स को रेफ़र करना है। चाहे आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हो, चाहे अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा हो जैसे सीएस, सीए, सीडब्ल्यूए, तो आपको काफ़ी अच्छा एज मिलेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट तक की लेवल की ही लर्निंग यहाँ पे काम आएगी। फाइनल लेवल की लर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ इंटरमीडिएट, आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स इंटरमीडिएट भी क्लियर किया हुआ है, तो उसकी लर्निंग पूरी तरह से यहाँ पे आपको काम आएगी। 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग। ये किस सीरीज़ में बोल रहा हूँ? सबसे ज़्यादा ये स्कोरिंग की सीरीज़ में बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा सेक्शन बी रहता है, और अकाउंट्स उसके बाद है हाई स्कोरिंग, फिर कॉस्टिंग या फिर इनकम टैक्स और थोड़ा सा कम स्कोरिंग। यानी कि जिस सब्जेक्ट को आप छोड़ के भी जा सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप कुछ भी छोड़ के जाएं। बट अगर आप बिल्कुल ऑडिटिंग में इंटरेस्ट नहीं है या आपने ऑडिटिंग ढंग से पढ़ी नहीं है, तो आप ऑडिटिंग को छोड़ सकते हैं। सिमिलरली आप इनकम टैक्स भी जो है अपना छोड़ के चल सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं ओनली सजेस्ट करूँगा, अगर आप मैक्सिमम कोई एक सब्जेक्ट्स कम पढ़ना चाहते हैं, तो वो ऑडिटिंग आप कम कर सकते हैं, जो कि 25 मार्क्स का आपको मैक्सिमम इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है। तो दोस्तों, जो 2019 का पेपर था, 2019 का पेपर, यहाँ पे 8 क्वेश्चंस थे। 8 क्वेश्चंस सेक्शन ए और बी में डिवाइडेड थे। 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में थे, 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में से थे। ये सेक्शन में डिवाइड क्यों किया हुआ है? इसको इसलिए किया हुआ है क्योंकि 8 क्वेश्चंस में से सिर्फ आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 5 क्वेश्चंस में से भी 2 क्वेश्चन जो है कंपलसरी होता है। कौन कौन से? फर्स्ट एंड फिफ्थ। फर्स्ट एंड फिफ्थ दोनों 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। इसके बाद सेक्शन ए में से कोई एक और क्वेश्चन आपने करना है, यानी 2, 3, 4 में से कोई और एक क्वेश्चन कंपलसरी करना है, और 6, 7, 8 में से भी कोई एक क्वेश्चन कंपलसरी करना है। तो ये कुल मिला के हो गए क्वेश्चन 4, फर्स्ट, फिफ्थ, और 2, 3, 4 में से कोई एक, 6, 7, 8 में से कोई एक। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है कंपलसरी, वो चाहे तो आप सेक्शन ए में से कोई सा कर लो, चाहे सेक्शन बी में से कोई सा कर लो। तो यहाँ पे आपको एज तब मिलता है, अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा हो, तो आप जो है डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहेंगे आपका सेक्शन बी में से कोई एक क्वेश्चन, यानी कि आपको एज मिल जाता है यहाँ पे अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ा हो और थ्योरी काफ़ी अच्छे से पढ़ी हो। यहाँ पे आपको एक एज मिल सकता है। आई रिपीट, सबसे पहले सेक्शन ए और बी में से कोई एक क्वेश्चन, एक और नंबर 1 और नंबर 5 कंपलसरी होता है। उसके बाद आपने 2, 3, 4 में से कोई एक पढ़ना है, कोई एक अटेम्प्ट करना है। 6, 7, 8 में से कोई एक कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है, वो आप चाहे तो सेक्शन ए में से कर लो, चाहे बी में से कर लो। अब बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से टोटल मार्क्स क्वेश्चन कितने
मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के, क्योंकि सेक्शन बी जो है पूरा का पूरा जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर ही होता है। इसके बाद अकाउंट्स में से 75 मार्क्स, कॉस्टिंग में से 55, इनकम टैक्स में से 45 और ऑडिटिंग में से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। थ्योरी पोर्शन जो है, जो कंपलसरी थ्योरी है वो है 100 मार्क्स की, क्योंकि फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन दोनों ही थ्योरी होता है, तो कंपलसरी आपको थ्योरी का क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स से अटेम्प्ट करना होता है। इसके अलावा भी 175 मार्क्स का और यहाँ पे थ्योरी का क्वेश्चन था 2019 में, और प्रैक्टिकल के क्वेश्चन जो थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के मार्क्स जो थे वो सिर्फ 125 थे। तो यहाँ पे थ्योरी का हमेशा दबदबा रहा है। और अगर आपकी अप्रोच रहती है थ्योरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, तो काफ़ी अच्छी और लेस रिस्की अप्रोच है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपके बेसिक स्ट्रांग हो। तो हर सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, इनकम टैक्स और ऑडिटिंग, इनके आप जो है थ्योरी पोर्शन काफ़ी अच्छे से करें। ऑडिटिंग में डेफिनेटली सारा थ्योरी होता है, और जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया, अगर आप कोई एक सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना चाहते, आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, तो आप ऑडिटिंग को छोड़ सकते हैं यहाँ पे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट्स, कॉस्टिंग और इनकम टैक्स अच्छे से करें, और बेसिक स्ट्रॉन्ग करें अपने हर सब्जेक्ट के। जो आपके थ्योरी पोर्शन है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें, बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप ज़रूर डेफिनेटली यहाँ पे थ्योरीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप यहाँ पे अगर बिल्कुल ही नकारना चाहें तो 2019 के पेपर में आप 92% क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे बिना एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। तो यहाँ पे 92% आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे। और ये मैंने आपके लिए एक स्टैंडर्ड एक एनालिटिकल चार्ट बनाया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली स्लाइड में हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के सजेस्टेड आंसर्स की। तो दोस्तों हम आ गए हैं क्वेश्चन पेपर में, जो कि है 250 मार्क्स का। और जैसा कि मेरे से बहुत बार पूछा गया है कि हमको सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से बुक्स रेफ़र करनी चाहिए, तो डेफिनेटली अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और ग्रेजुएशंस की अपनी बुक रेफ़र करें, और जो आपकी बेस्ट बुक आपको लगती है, जिससे आपने क्वेश्चन पेपर जो अपने ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करे थे, जिसको पढ़ के वही बुक रेफ़र करें। बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं, और आप ज़रूर वो आप अटैम्प्ट करने के बाद, वो बुक स्टडी करने के बाद, अपनी ही जो किताबें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं उन्हीं को रिवाइज करने से आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का पेपर नंबर 1 ईजिली क्लियर कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर ए की, जहाँ पे मैंने आपको बताया था 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी था, क्वेश्चन नंबर 1A। अब हम सजेस्टेड आंसर्स की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि बाय बैक ऑफ शेयर क्या होता है और बोनस शेयर से कैसे डिफरेंट होता है। तो दोस्तों बाय बैक ऑफ शेयर होता है जब आप अपनी कंपनी की खुद की कैपिटल जो है वो कम कर रहे हैं, बाय बैक कर रहे हैं। आपने जो कोई शेयर्स अगर आपने ऑलरेडी मार्केट में दे रखे थे उनको वापस ले रहे हैं, तो इससे आपका क्या होता है, आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाता है। बट बोनस शेयर से आपका कैपिटल इंक्रीज होता है, क्योंकि आप बिना कॉस्ट के जो है शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू कर रहे हैं। सिमिलरली क्वेश्चन आया 1B का, जहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू प्रेजेंट्स इनटू बेसिक प्रॉब्लम नेमली टाइमिंग एंड मेजरमेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, जहाँ पे आप AS9 के पैराग्राफ नंबर 5 को यहाँ पे रेफर कर सकते थे। AS9 AS पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंड AS पढ़ो, चाहे आप स्टैंडर्ड अकाउंटिंग AS पढ़ो। मैंने एक और वीडियो डाला था जहाँ पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करा था पास्ट 10 ईयर्स के, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। AS करना बहुत इंपॉर्टेंट है, AS करने से आपको काफ़ी हद तक अकाउंट्स के थ्योरी क्वेश्चंस में मदद मिलेगी। फर्स्ट का C जो है क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम टैक्स से क्वेश्चन है, और इनकम टैक्स से क्वेश्चन होने के साथ साथ आपको यहाँ पे सेक्शन 22 का रेफरेंस यहाँ पे आप दे सकते थे कि एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है। और लेट आउट में जब अगर पास्ट ईयर में अगर आपके प्रॉपर्टी कुछ कम टाइम के लिए, सिर्फ पार्ट टाइम के लिए वैकेंट थी, तो उसका आप क्या करते हैं। तो ये सब सारा बातें जो है सेक्शन 22 में यहाँ पे दे रखा है। तो आप क्या करते हैं, वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वेकेंट फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर, तो लॉस ड्यू टू द वैकेंसी इज डिडक्टेबल फ्रॉम द हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल वैल्यू। तो वहाँ से आप डिडक्ट कर सकते हैं। सो बात करते हैं अब फर्स्ट के D की शटडाउन कॉस्ट और संक कॉस्ट क्या होती है। तो शटडाउन कॉस्ट डेफिनेटली अगर आप कोई बिजनेस बंद करने वाले हो, तो आपकी जो जैसे रेंट वगैरह है आपको देना ही पड़ेगा, तो ये आपका शटडाउन कॉस्ट है। बट ये संक कॉस्ट से कैसे डिफर होता है। संक कॉस्ट मतलब होता है कि कोई भी ऐसी पास्ट में करी हुई कॉस्ट जिसका कोई वैसे इम्पैक्ट नहीं होने वाला, कि वो तो डूब गई कॉस्ट। तो जैसे संक कॉस्ट में आप ये कह सकते हो कि कोई भी अरेंजमेंट या फिर आपने प्लांट एंड मशीनरी में कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो आपकी संक कॉस्ट है, अब उसका कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आया था।
कॉस्टिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब बात करते हैं फर्स्ट के ई की एक्सप्लेन 5 मेजर पॉइंट वेयर ऑडिटर शैल कीप इनटू माइंड इन कंडक्टेड ऑडिट ऑफ ए चैरिटेबल ट्रस्ट। किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट के अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो डेफिनेटली सी बात है कि ऑडिटेबल ट्रस्ट जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो इनकम टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए। उसके डोनेशंस और सब्सक्रिप्शंस को आपको वेरीफाई करना चाहिए। कोई भी उसको ग्रांट मिली है तो वो ठीक से जिस चीज़ के लिए करी गई है, ग्रांट मिली है, उस चीज़ में हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उन सब चीज़ों को आपने यहाँ पे ढंग से चेक करना चाहिए। उसके बाद 2 का ए जो है आपका जो है ये एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे आपको सन लिमिटेड है सन, अच्छा एमएलगमेशन का क्वेश्चन है। तो एक एमएलगमेशन का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, अकाउंट से रिलेटेड है। एमएलगमेशन अगर आपने मर्जर एंड एमएलगमेशन पढ़ा है तो आप पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से इसको इजीली कर पाते। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेक्निकल है और टाइम टेकिंग है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करके आप थ्योरी क्वेश्चन से अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। इसके बाद आपका आया था ये आपका कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जहाँ पे आपने ब्रेक इवन और प्रॉफिट ऑन मर्ज्ड कैपेसिटी ये सब निकालना था। उसके बाद 2 सेकंड के थर्ड की बात करें तो यहाँ पे डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस आपको इनकम टैक्स के हिसाब से यहाँ पे बताना है, जहाँ पे 182 दिन और 60 दिन के प्रिंसिपल को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सारी बातें मैंने अपने ब्लॉग में इसके थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने अपने ब्लॉग में दे रखे हैं, ज़रूर विजिट करिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके बाद आपका क्वेश्चन दोबारा आया है इनकम टैक्स से, जहाँ पे आपने सैलरी इनकम और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C यहाँ पे निकालनी है और ये सब पॉइंट्स दे रखे हैं। सेम ये 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इनकम टैक्स में से। इसके बाद आपका कॉस्टिंग में से आया कि बजटिंग क्या होता है और व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजट सिस्टम और उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। तो भैया सबसे पहली तो बात है एसेंशियल्स क्या है। साउंड आपके जो है साउंड फोरकास्टिंग होनी चाहिए, सही बंदा टेक्निकल बंदा जो है वो करना चाहिए उसको, और बजट कमेटी बनानी चाहिए, और आपको जो है अपनी बजट पॉलिसी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, तभी आप अपने एक अच्छा बजटिंग सिस्टम कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है आपको लिमिटेशंस क्या है, कई बार आप गलती कर सकते हो फोरकास्टिंग में, तो इनएक्यूरेसी वहाँ पे आपकी हो सकती है, और बजट कई बार रिजिड हो जाते हैं और कई बार हम जो है स्पेंडिंग को लो करके अपनी कॉस्ट को ज़्यादा कर लेते हैं एक्चुअल में। इसके बाद बात करते हैं 3 के सी की। तो यहाँ पे ABC प्रणाली क्या होती है, यानी कि ABC सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग क्या है। तो ये मॉडर्न सिस्टम है, ट्रेडिशनल से ये डिफ़र होता है, इसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना था। तो सबसे पहली बात तो ABC सिस्टम एक्टिविटी बेस्ड होता है, तो ये सब बातें आप यहाँ पे लिख सकते थे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये फोर्थ पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका थ्योरी बेस्ड है, और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही स्कोरिंग है। जैसे कि पहले फोर्थ का ए है, अब तो वैसे इंडेस आ चुके हैं, पर फोर्थ का ए जो है आपका AS 6 से रिलेटेड यानी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो डेप्रिसिएशन क्या, क्यों से ये होता है, डेफिनेटली सी बात है, जो भी आप असेट्स खरीदते हैं तो उसमें जो वेयर एंड टेयर होता है टाइम के हिसाब से, या आप ये समझिए कि मैंने कोई एसेट अगर 100 रुपये में ख़रीदा है तो मैं उसको फ्यूचर में कितनी वैल्यू कितनी कैपेसिटी में काम ले पाऊँगा। तो जो उसका पोर्शन है मेरे को धीरे धीरे करके एसेट का, मैं एक साथ तो नहीं उसको अपने बुक्स में एक्सपेंस ऑफ करूँगा, धीरे धीरे करके करूँगा, तो उसको डेप्रिसिएशन यहाँ पे कहा जाता है। और AS 6 के हिसाब से क्या क्या यहाँ पे डिस्क्लोजर्स थे, जैसे कि आपने आप बताना है कि AS 6 में आपने कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड यूज़ करा है और कौन कौन से रेट और लाइफ यूज़ करें हैं, वो यहाँ पे डिस्क्लोजर होता है। और साथ में अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंस है स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग में, तो डेफिनेटली सी बात है, स्ट्रेट लाइन में जो है आपकी इक्वल डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है, डिमिनिशिंग में आपका परसेंटेज लगता रहता है आपकी क्लोजिंग वैल्यू के ऊपर। एंड ऑफ द लाइफ में जाके वैल्यू ऑफ एसेट जीरो हो सकती है स्ट्रेट लाइन में, बट डिमिनिशिंग में कभी भी जीरो नहीं होती, क्योंकि उसके हिसाब से कोई ना कोई थोड़ी बहुत स्क्रैप वैल्यू बची रहती है। इसके बाद जो ऐसे ही कुछ अंतर आपने यहाँ पे लिखने थे। फोर्थ के बी की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव विच नीड्स टू बी डेवलपिंग परफॉर्मिंग मेजरमेंट स्कीम्स एंड प्रिपेयरिंग एंड एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। तो ये सब बातें आपने यहाँ पे लिखनी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में, और वहाँ पे प्री रिक्विजिट्स और प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन के यहाँ पे क्वेश्चन आया। तो देख सकते हैं कि आपके बेसिक्स यहाँ पे स्ट्रांग होंगे तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद आपका आया है कि इन्वेस्टिगेशन
से रिलेटेड, ये ऑडिटिंग से रिलेटेड है और समहाउ ये कंपनी और लॉ से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप सेक्शन नंबर 213 ऑफ कंपनीज एक्ट का भी रेफरेंस दे सकते हैं कि ऑडिट जो है वैसे तो एग्जामिनेशन होता है, इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन होता है, बट इन्वेस्टिगेशन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से डिटेल एग्जामिनेशन होता है किसी भी पॉइंट का। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में। और ट्रिब्यूनल चाहे तो सेक्शन 213 के हिसाब से कोई भी स्टेक होल्डर एप्लीकेशन देता है तो उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवा सकती है। वहाँ पे सर्कमस्टांसेस 213 सेक्शन में लिखे हुए हैं, वो सारे मैंने अपने ब्लॉग में भी डाल रखे हैं। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की, जिसका 5th का ए क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी था, जहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन बट नॉट एज एक्सक्लूसिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। कमेंट 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो ये आपको किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पहले चैप्टर में ही इसका आंसर मिल जाएगा आपको, बट मैंने अपने ब्लॉग में इसका आंसर जरूर डाला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं 5th के बी पार्ट की। A firm should follow a policy of very high dividend payout. Do you agree or not? तो यहाँ पे मैं तो खैर एग्री नहीं करता। आपको अगर आप एग्री करते हो तो आपको यहाँ पे जो है आपको डिटेल में बताना है वाई और नो, बट 10 मार्क्स है। फर्म शुड फॉलो पॉलिसी ऑफ वेरी हाई डिविडेंड पे आउट। देखो हाई डिविडेंड पे आउट होगा तो आप मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए आप व्यू को यहाँ पे कंसिडर करते हुए आप अपना आंसर जॉट डाउन कर सकते थे। और मेरे हिसाब से भी ये स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे आपका फर्म का जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ है वो नहीं रहता। इसके बाद इनसफिशिएंट पॉइंट इन डिफरेंस पॉइंट आईपी इन ईबीआईटी एंड ईपीएस सिस्टम क्या होता है, तो भैया वहाँ पे इंडिफरेंस पॉइंट उसे कहते हैं जहाँ पे ईबीआईटी का ऐसा लेवल जहाँ पे ईपीएस आपके किसी भी दो प्लान्स के अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान के सेम हो, तो उसे इंडिफरेंस पॉइंट कहते हैं। और इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने ब्लॉग में आंसर भी दे रखा है। इसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, देखो कितने इजी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस को छोड़ के, क्योंकि ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज है तो यहाँ पे थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस तो ज़रूर होंगे, बट फिर भी आप कई क्वेश्चन जो थ्योरी के हैं अगर आपने अच्छे से स्टडी करा तो आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पे आया है। इसके बाद 5th का ई पार्ट है, इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज थ्रू म्यूचुअल फंड इज बेटर चॉइस दैन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है हाईली प्रोफेशनल लोग जो हैं उसको करते हैं, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप नए प्लेयर हो, अगर आपने नया अभी ज्वाइन करा है, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो म्यूचुअल फंड्स में आप थोड़ा देख के उसमें कर सकते हो। और टैक्स बेनिफिट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आप देख सकते हो जो कि म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट के कंपैरिजन में है। तो 6th के ए पार्ट की बात करें तो ये आया है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और सिमिलरली 6th का बी भी आपका है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 6th का सी आया है, इलस्ट्रेट नेट इनकम अप्रोच रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चरिंग डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन जो है आपको सजेस्टेड आंसर्स में दे रखा है, आप ब्लॉग में जाके ज़रूर विजिट करिए। और वहाँ पे WACC अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे WACC क्या है, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते थे। सिमिलरली अगर बात करते हैं यहाँ पे 7th के ए हमने कर लिया, ये दोनों प्रैक्टिकल है। उसके बाद 7th का CAPM, अच्छा 7th का ए और बी हमने नहीं करा, बट यहाँ पे जो है आपके दोनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 7th के सी की बात करें, CAPM क्या है, तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको शॉर्ट में CAPM कहते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म तो ये है, बट CAPM में आपका रिस्क फैक्टर होता है, बेटा फैक्टर होता है और रिस्क प्रीमियम फैक्टर्स होते हैं, जिसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। व्हाट इज़ कंपोनेंट ऑफ CAPM इक्वेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, रिस्क प्रीमियम, बेटा ऑफ द मार्केट, रिस्क एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द मार्केट एंड रिस्क फ्री रिटर्न, ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं। और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच कंपोनेंट, तो बिल्कुल आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिस्क प्रीमियम होता है जो आपका मार्केट का एक्सपेक्टेड रेट है, और रिस्क फ्री में है जो उसका डिफरेंस है वो आपका रिस्क प्रीमियम है। जितनी आप एक्सपेक्टेशन करते हो, क्योंकि आप कोई एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 100 रुपीज़ की और आपको मार्केट से 14% रिटर्न मिल रहा है, और अगर आप उसको बिना किसी रिस्क के FD करा देते हो 10% मिल रहा है, तो आपका रिस्क प्रीमियम यहाँ पे 4% का है। तो आप मार्केट में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि आप वो 4% एक्स्ट्रा रिस्क प्रीमियम कमा सको। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे करके आपको यहाँ पे डिटेल में आप यहाँ पे लिख सकते थे। 8th के ए की बात करें, फिर से ये 8th क्वेश्चन पूरा का पूरा थ्योरी है, जिसलिए मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे आप अगर आप थ्योरी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपके पास बहुत चांसेस हैं कि आपको अगर वो आते हैं तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ।
एट्थ का एक क्वेश्चन जो है वो आपका रिलेटेड है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग देखो अमेलगमेशन का एक क्वेश्चन ऊपर आया था स्पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से, और यहाँ पे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया। तो काफ़ी सिमिलर होते हैं कुछ अकाउंट्स में, फंडामेंटल जो सिमिलर होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, बट ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्योर है। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक एक्शन होता है ताकि कॉर्पोरेट अपने जो भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है उनको, अगर आप सिनर्जी के हिसाब से देखें या लीगल पर्सपेक्टिव से देखें, तो आप मर्जिंग करना चाहते हो या रिस्ट्रक्चर करना चाहते हो सकता है आप अपनी बुक्स को क्लीन अप करना चाहते हो, पुराने जो डेट्स हैं उनको हटाना चाहते हो, या फिर आप हो सकता है बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हो, तो एक फाइनेंशियल प्लान है। तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कराई जाती है। सिमिलरली मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट जो है आपका सेम, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और मनी मार्केट refers to a market of security that have a short term maturity period up to 1 year. A money market is an inclusive of banks and the corporate banking financial companies and acceptance houses and facilities areas. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सबसे पहली बात ये हाईली लिक्विड होती है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है और फिक्स रिटर्न्स होते हैं यहाँ पे, और एक होल सेल मार्केट है जिसको आप यहाँ पे फंक्शन एंड फीचर्स को डिस्कस कर सकते थे। एट्थ के सी की बात करें यहाँ पे तो डिस्कस वेरियस फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये तो एक बिल्कुल ही 12th या फिर मैं कहूँ 11th क्लास के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कमर्शियल बैंक का क्या रोल है। तो डेफिनेटली बात है, लोन को प्रोवाइड करना, क्रेडिट क्रिएट करना, फंड्स को ट्रांसफ़र करना, और जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनको एक जो है एक प्लेटफॉर्म देना ताकि वो ऑपरेट कर सके। तो यहाँ पे आप कुछ 5-6 पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। तो सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है कमर्शियल बैंक की वो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, जो उनका मेन फंडामेंटल रहता है। तो हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे थ्योरी के तो सारे डिस्कस कर लिए, और सबके कुछ सजेस्टेड आंसर्स मेरे ब्लॉग में हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। एंड आप अपने कमेंट्स, आप अपने जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, दोबारा लिख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको कोई और सजेशन चाहिए तो ज़रूर अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स पे डालिए। थैंक यू वेरी मच।